Hello bachcho, welcome to this video lecture. In this lecture, we will discuss some general topics related to pteridophytes, which are heterospory, apospory, apogamy, evolution and economic importance of pteridophyte. So start करते हैं सबसे पहले heterospory से. Heterospory क्या है? It is the production of spores of two different sizes, development pattern and function. ठीक है? टू डिफरेंट साइज होंगे, डेवलपमेंटल पैटर्न अलग अलग होंगे और उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। और ये डेवलप कौन करता है, कहाँ से डेवलप होते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफाइट। तो कैसे होते हैं वो दो स्पोर्स, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर स्मॉल होते हैं एंड दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मेल गेमिटोफाइट व्हिच बियर एंथ्रीडिया, जिसमें मेल गेमीट यानी एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। दूसरा है मेगास्पोर जो कि लार्ज होता है एंड इट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फीमेल गेमिटोफाइट विच बियर आर्किगोनिया, जिसके अंदर एग फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोर जो है दे आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोर्स जो है वो फ्यूअर नंबर्स में बनते हैं इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। जो लार्जर साइज है मेगास्पोर्स का, इट इज एट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स जो फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं यहाँ पर, या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और जो डेवलपिंग स्पोर्स जो होते हैं काफ़ी सारे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए एक तरह से कंपटीशन होता है, जिससे कि बचे हुए जो स्पोर्स होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन कर पाते हैं, और ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन करने की वजह से उनका साइज भी लार्ज हो जाता है। और माइक्रोस्पोर में जबकि ऐसा नहीं होता। और माइक्रोस्पोर जो है वहाँ पर बेसिकली उनका मेन पर्पस हो जाता है डिस्पर्सल। वो इजीली मूव कर सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जबकि मेगास्पोर जो होते हैं वो जैसे जैसे हायर प्लांट्स की तरफ हम जाएंगे वो रिटेन्ड रहते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर ही अटैच्ड रहते हैं। एग जो है वो बाहर रिलीज नहीं होता, वो प्लांट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है। जबकि माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो बाहर की तरफ, या पॉलेंस जो है जैसे हायर प्लांट्स में जब हम जाएंगे तो पॉलेंस लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं और इजीली डिस्पर्सिबल होते हैं। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है इस हेट्रोस्पोरी का? यूजुअली होमोस्पोर्स एक तरह के स्पोर्स बन रहे थे स्टार्टिंग में, जो लोअर टेरिडोफाइट्स थे उनमें होमोस्पोर्स थे, और जैसे जैसे हायर टेरिडोफाइट्स की बात आई तो उनमें हेट्रोस्पोरी इंट्रोड्यूस हुई। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये रहा, इट शिफ्टेड द सेक्स डिटरमाइनिंग कैपेसिटी फ्रॉम गेमिटोफाइट टू स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो होमोस्पोर एक जैसे गेमिटोफाइट बना रहे थे और उस गेमिटोफाइट के बनने के बाद वहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग से बनते हैं, वो चीज़ शिफ्ट होकर स्पोरोफाइट के पास वो कैपेसिटी आ गई। स्पोरोफाइट में ही डिसाइड हो गया कि माइक्रोस्पोर बन रहा है वो मेल गेमिटोफाइट बनाएगा, और मेगास्पोर जो बन रहा है वो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो फीमेल गेमिटोफाइट में ऐसा नहीं होता कि मेल जो गेमीट्स है वो डेवलप हो जाए, और ना ही ऐसा होता है कि मेल गेमिटोफाइट में एग डेवलप हो जाए। ठीक है, तो पहले ही डिटरमाइन हो जाता है स्पोरोफाइट में ही, माइक्रोस्पोर बनने से वो मेल गेमिटोफाइट में ही जब प्रोड्यूस करेगा उसको, और जो मेगास्पोर है वो फीमेल गेमिटोफाइट पे ही प्रोड्यूस करेगा। जबकि लोअर प्लांट्स में क्या था, होमोस्पोर्स बन रहे हैं, एक जैसे स्पोर्स बन रहे हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिटरमिनेशन नहीं है, वो सब के सब गेमिटोफाइट बनाते हैं सारे स्पोर्स होमोस्पोर्स। और गेमिटोफाइट बनने के बाद उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, जो कि एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट हुआ, गेमिटोफाइट की बजाय वो डायरेक्टली पहले ही स्पोरोफाइट के अंदर ही अलग अलग स्पोर्स बनने स्टार्ट हो गए। वहीं पर जो है सेक्स इनका डिटरमाइन हो जाता है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सीड हैबिट इन हायर वेस्कुलर प्लांट्स। जो
हायर वेस्कुलर प्लांट्स के लिए सीड हैबिट जो इस्टेब्लिश हुई, सीड फॉर्मेशन जो हुआ, वो इसके लिए एक स्टेप था हेट्रोस्पोरी की इंट्रोडक्शन। सीड हैबिट के लिए हेट्रोस्पोरी ज़रूरी है और वो यहाँ से इस्टेब्लिश हुई। यहाँ पर देखते हैं हम सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी किस तरह से रिलेटेड है। तो हेट्रोस्पोरी जो है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्री रिक्विजिट टू सीड फॉर्मेशन, and in addition to heterospory, the seed plants show following characteristics. क्या क्या होंगे that leads to the formation of seed? सबसे पहले तो था रिडक्शन इन साइज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ वन मेगास्पोर विद इन अ मेगास्पोरेंजियम और द न्यूसेलस, एज वी कॉल इट इन सीड प्लांट्स। जैसे सीड प्लांट्स में न्यूसेलस बोला जाता है, तो वो एक नंबर रह जाता है, सिर्फ एक ही रहता है, सिंगल मेगास्पोर बनता है। जबकि मेल गैमेटोफाइट जो है वो साइज उसका रिड्यूस हो चुका है। मेगास्पोरेंजियम जो है एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव कोट से जो है इंटेग्यूमेंट्स जिनको कहते हैं उनसे कवर्ड होता है। और मेगास्पोर जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं होता, डिस्पर्स नहीं होता। इट इज नेवर रिलीज्ड या नेवर शेड एंड इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही वो प्रेजेंट रहता है। फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होती है, जो प्लांट बॉडी होती है उसी के अंदर होती है। फिर हिस्टोलॉजिकल यूनियन जो है बिटवीन मेगास्पोर एंड मेगास्पोरेंजियम, वो प्रेजेंट होती है, कनेक्शन होता है इनका आपस में। और इन सीड प्लांट्स द मेगास्पोर इज नेवर फ्री फ्रॉम यूनिसेलर सेल्स। जो जिम्नोस्पर्म या हायर प्लांट्स हैं उनमें मेगास्पोर यूनिसेलर सेल्स के साथ अटैच्ड रहता है, रिमूव नहीं होता, उनसे सेपरेट नहीं होता। दे हैव अ कंप्लीट ऑर्गेनिक फ्यूजन, मतलब सेल्स अटैच्ड होते हैं, विच इज लैकिंग इन स्लेजिनेला एंड ऑल अदर क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि स्लेजिनेला में जो है कुछ हद तक क्योंकि हेट्रोस्पोर्स वहाँ पर बनते, स्लेजिनेला में क्या थे, हेट्रोस्पोर्स थे। तो वहाँ पर ये चीज़ तो प्रेजेंट थी कि हेट्रोस्पोरी है, लेकिन वहाँ पर न्यूसेलस और मेगास्पोर के बीच में कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें सीड हैबिट जो है प्रॉपर्ली वो डेवलप नहीं हो पाती है। अब पहले एक बार देखते हैं कि स्लेजिनेला में क्या क्या फीचर्स है। तो हेट्रोस्पोरस है, दूसरा मेगास्पोर जो है इट स्टार्ट्स जर्मिनेशन विद इन द मेगास्पोरेंजियम एंड द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम द मेगास्पोरेंजिया वेरीज विद स्पीशीज। ठीक है, और नंबर ऑफ मेगास्पोर्स जो है वो रिड्यूस्ड टू 1 है, जैसे कि हमने सीड हैबिट के लिए बात की थी। साथ ही मेगास्पोर जो है वो नेवर शेड, इट इज नेवर शेड। एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो up to the formation of rhizopore, stem and cotyledons। तो मेगास्पोर जो है मेगास्पोरियम जीन के अंदर जब तक कनेक्टेड रहता, मतलब उसके अंदर एम्बेडेड रहता है, तब तक वो उतनी डेवलपमेंट उसमें हो जाती है, which retains its connection with the parent plant. This condition can be linked to रूबीपेरी in some angiosperm। रूबीपेरी में क्या होता है, रिलीज होने से पहले या शेड होने से पहले ही सीड जो है जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। और इस स्टार्टेड जो जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद जो है वो रिलीज होता है या प्रॉपर प्लांट में ग्रो करता है, स्पोरोफाइट में ग्रो करता है। ठीक है, तो सेपरेट होने से पहले ही, शेड होने से पहले ही जर्मिनेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि हेट्रोस्पोरी तो है लेकिन उसमें सीड हैबिट डेवलप नहीं हो पाई स्लेजिनेला और मार्सिलिया में। क्यों? एक तो दे डो नॉट हैव अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लाइक इंटेगुमेंट्स, जो कि मेगास्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरा, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स परमानेंटली विद इन द मेगास्पोरेंजियम हैज नॉट बिकम एस्टैब्लिश्ड। कंप्लीटली वो परमानेंटली उसके अंदर एम्बेडेड नहीं रहते, वो कुछ टाइम पर जर्मिनेशन के बाद रिलीज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जबकि हायर प्लांट्स में जिनमें सीड्स बनते हैं वो ऐसे
मेगास्पोरेंजियम जो है वो अलग से सेपरेट नहीं होता जब तक प्रॉपर सीड नहीं बन जाता। और जो हिस्टोलॉजिकल सेलुलर कनेक्शन जो है मेगास्पोर और मेगास्पोरेंजियम के बीच में, वो एब्सेंट होता है। साथ ही रेस्टिंग पीरियड जो होता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो नहीं होता यहाँ पर। सीड्स जो है क्या होते हैं, एक रेस्टिंग डोरमेंट स्टेट में जाते हैं, सेपरेट होते हैं स्पोरोफाइट से, और फिर बाद में डोरमेंट स्टेज के बाद जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एम्ब्रियो जाइगोट बनते ही एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो से सीधा फिर यंग स्पोरोफाइट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। तो ये तो था हेट्रोस्पोरी के बारे में। अब आता है एपोगेमी के बारे में। एपोगेमी क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ वेस्कुलर स्पोरोफाइट। वेस्कुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट में। उनसे डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल से नॉन वेस्कुलर गेमेटोफाइट का बनना। ठीक है, सॉरी, इसको दोबारा से एक बार देखो। प्रोडक्शन ऑफ वेस्कुलर स्पोरोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ नॉन वेस्कुलर गेमेटोफाइट। नॉन वेस्कुलर गेमेटोफाइट क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि गेमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट्स का, उसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वो डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है राइजोइड्स की हेल्प से। तो वो नॉन वेस्कुलर गेमेटोफाइट के जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेवलप करते हैं, और यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डेवलपमेंट होती है, या गेमेटिक यूनियन जो होती है वो नहीं होती, इसलिए इसको एपोगेमी कहा जाता है। एपोगेमी जो है वो डिफरेंट है पार्थेनोजेनेसिस से। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, जो एग है वो डायरेक्टली, जो कि गेमिटोफाइट, जो कि एक गेमीट है, वो वेजिटेटिव सेल नहीं है, ये ध्यान रखो। पार्थेनोजेनेसिस में गेमेटिक सेल जो है वो एग जो है स्पोरोफाइट बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि एपोगेमी में ये वेजिटेटिव सेल्स अदर देन गेमेटिक सेल यानी वेजिटेटिव सेल जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनाती है। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है वो स्लेजिनेला एथ्यूरियम में एटसेट्रा में ये नोटिस की गई है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं स्पोरोफाइट में वो सेम होते हैं एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वेजिटेटिव सेल ऑफ गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट का वेजिटेटिव सेल जिससे कि स्पोरोफाइट बना है, उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वैसे ही स्टेज या स्टेटस जो है स्पोरोफाइट के सेल्स का होगा। अगर गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो यहाँ पर स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड ही बनेगा। और नेचुरल एपोगेमी टेरेस, ट्रायोटेरेस, एडियंटम और स्पेंगा इन टेरिडोफाइट्स में रिपोर्ट की गई है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एपोगेमस स्पोरोफाइट इन विट्रो, लैब में भी इस तरह के जो एपोगेमस स्पोरोफाइट हैं वो डेवलप किए गए हैं। तो उनके लिए फैक्टर्स क्या हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो क्या है? एक तो न्यूट्रिशन और बायोकेमिकल स्टेटस ऑफ मीडियम जिसमें उसको ग्रो किया जा रहा है, और दूसरा लाइट की क्वालिटी कैसी है, और तीसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या उनको हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन जिबरेलिंस, इनकी कंसंट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है? इट इज प्रोडक्शन ऑफ नॉन वेस्कुलर गेमेटोफाइट, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ वेस्कुलर स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। जनरली क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर बनाता है और स्पोर से फिर गेमेटोफाइट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेस्कुलर स्पोरोफाइट जो है उसका कोई वेजिटेटिव सेल, स्पोरेंजिया का सेल नहीं, वेजिटेटिव सेल कोई, वो डायरेक्टली गेमेटोफाइट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने की ज़रूरत ये है कि जब नेचुरल प्रोसेस फॉलो होता है, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है, तो स्पोरोफाइट के सेल्स में, स्पोरेंजिया में मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल में, और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोफाइट का वेजिटेटिव सेल है,
वो डायरेक्टली गेमिटोफाइट बना रहा है, उसमें मियोसिस नहीं होती, जिसकी वजह से जो गेमिटोफाइट बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और यहाँ पर मियोसिस नहीं हो रही, तो गेमिटोफाइट जो बना है वेजिटेटिव सेल से स्पोरोफाइट के, वो भी डिप्लॉयड ही बनेगा। ठीक है। और गैमीट्स जो बनेंगे, क्योंकि गैमीटोफाइट में यहाँ पर मियोसिस नहीं होती, जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीटोफाइट पहले से ही हैप्लॉइड होता है, इसलिए यहाँ पर मियोसिस नहीं होती। तो जो गैमीट्स बनते हैं इस तरह के एपोस्पोरी के गैमीटोफाइट से, वो भी डिप्लॉयड ही बने। ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस बेसिकली कहाँ पर हो रही है, जब स्पोर फॉर्मेशन होती है स्पोरोफाइट में, जो कि यहाँ पर एपोस्पोरी में नहीं होती। एपोस्पोरी में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर वेजिटेटिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट डेवलप इनटू गेमिटोफाइट। तो स्पोरोफाइट का जो नेचर होगा डिप्लॉयड, वही गेमिटोफाइट का हो जाएगा, यानी डिप्लॉयड। मियोसिस होती नहीं है जब गैमीट बनता है, तो गैमीट जो बन रहा है वो भी डिप्लॉयड ही बनेगा। अब इन डिप्लॉयड गैमीट्स में जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो टेट्राप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है। और वो आगे चलकर टेट्राप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, और टेट्राप्लॉयड एम्ब्रियो आगे चलकर टेट्राप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाएगा। और नेचुरल एपोस्पोरी जो है वो सबसे पहले एथीरियम जो है उसमें नोटिस हुई थी, रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल भी एपोस्पोरी को इंड्यूस किया, इंटेरिस, टेरिलियम एंड एस्प्लीनियम। और फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एपोस्पोरी वो क्या क्या होंगे? एक तो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिकल स्टेटस, जिसमें कि उसको गेमिटोफाइट को ग्रो किया जा रहा है। लो लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, साथ ही स्पोरोफाइट सेल्स की एज कैसी है, वो भी यहाँ पर मैटर करती है। कितना पुराना सेल है स्पोरोफाइट का, जो वेजिटेटिव सेल है। इससे एपोस्पोरी का एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या देखा गया है कि एपोस्पोरी की वजह से पॉलीप्लॉइडी, यानी मोर मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। जैसे यूजुअली क्या होता है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो कि हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बनाते हैं और हैप्लॉइड गेमीट बनाते हैं। लेकिन एपोस्पोरी होने की वजह से वेजिटेटिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट ने डिप्लॉइड गेमीट बनाया, मियोसिस की एब्सेंस में डिप्लॉइड गेमिटोफाइट से डिप्लॉइड गेमीट बना, और डिप्लॉइड गेमीट से फिर टेट्राप्लॉइड यानी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो गए, मल्टीपल कॉपीज बन गई यहाँ पर, जो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है। तो वो यहाँ पर एक तरह से इंट्रोड्यूस हुई टेरिडोफाइट्स में एपोस्पोरी की वजह से। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं बात इवोल्यूशन की टेरिडोफाइट्स में। इसके लिए टीलोम थ्योरी जो है वो दी गई थी कि किस तरह से टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स डेवलप हुए। जिमरमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में फर्स्ट टाइम ये टीलोम थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग all vascular plants, they have evolved from a simple leafless, rootless and dichotomously branched, sterile and fertile axis called टीलोम। उन्होंने क्या कहा, एक डाइकोटमसली ब्रांच्ड लीफलेस रूटलेस एक्सिस है, स्टेराइल या फर्टाइल, जो कि टीलोम कहलाता है, वो प्रेजेंट है। उससे सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। और वो टीलोम कहाँ से बना? वो टीलोम डेवलप हुआ रेडियली सिमेट्रिकल एंड डाइकोटमसली ब्रांच्ड एल्गल एंसेस्टर्स। ठीक है। सिंपल एक सिलेंड्रिकल स्टेम या एक्सिस कह सकते हैं, और उसमें फिर मॉडिफिकेशन हुई, उसमें डिफ्रेंशिएशन हुई, जिससे कि जो टीलोम था उसमें आगे चलकर लीव्स, रूट्स एंड स्पोरेंजिया बने। जिमरमैन ने टर्मिनल पॉइंट जो था एक्सिस का उसको टीलोम कहा, और जो बीच का रीजन था वो मीजोसोम कहा, या इंटरनोड जिसको कह सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनस के बीच में जो
पोर्शन था वो मीजोजोम कहलाया। और उन्होंने कहा कि टीलोम जो है स्टेराइल और फर्टाइल हो सकता है। अ, और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो कि स्टेप्स क्या क्या हैं लीव्स, रूट या स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला स्टेप है ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग का मतलब क्या है? अनइक्वल ब्रांचिंग। जो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हो रही थी वो यहाँ पर नहीं होती, जिससे कि क्या होता है, एक ब्रांच ज़्यादा एलोंगेट हो जाती है और जो दूसरी ब्रांच है वो छोटी रह जाती है, और धीरे धीरे उसकी पोजीशन जो है लेटरल हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो है लीव्स एक तरह से वो लेटरल लीव्स जो हैं वो ओरिजिन हुए। फिर आया प्लेनेशन। प्लेनेशन में क्या होगा, जो टीलोम था, जो एक्सिस था, वो फ्लैट होना स्टार्ट हुआ। जो लेटरली ब्रांचेस थी वो शॉर्ट ब्रांचेस जो थी वो फ्लैट होना स्टार्ट हुई, जिससे कि लीफ का लेमिना बना। ठीक है, ऐसे ही सिंजेनेसिस और वेबिंग हुई। सिंजेनेसिस और वेबिंग में भी एक तरह से लेमिना, लीफ का लेमिना जो है वो बना। वो कैसे बना? प्लेनेशन में तो फ्लैटनेस इन जो है इंट्रोड्यूस हुई, और सिंजेनेसिस या वेबिंग में क्या हुआ, आपस के दो तीन आसपास के दो तीन टीलोम्स जो है वो एक दूसरे से फ्यूज कर गए। फ्यूज करने की वजह से जो है एक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और वो फ्लैट स्ट्रक्चर बना, जिससे कि कंपाउंड लीव्स जो है वो बने। प्लेनेशन में सिंपल लीव्स एक तरह से उनका ओरिजिन एक्सप्लेन हुआ है, और सिंजेनेसिस में कंपाउंड लीव्स का, जिनमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो एक्सप्लेन हुआ है उनका ओरिजिन। फिर हुआ रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि लिटरल अपेंडेजेस जो हैं उनका नंबर रिड्यूस हुआ, जिससे कि निडल लाइक लीव्स जो हैं वो डेवलप हुए। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें निडल लाइक, लीनियर पॉइंटेड निडल लाइक लीव्स होते हैं, तो वो रिडक्शन की वजह से डेवलप हुए। और लास्ट में इनकर्वेशन या रिकर्वेशन हुआ। ये इसकी वजह से जो है स्पोरेंजिया वो प्रॉपर वो डेवलप हुआ। उसका पोजीशनिंग, उसकी अरेंजमेंट जो है वो डिटरमाइन हुई। जैसे इक्विसेटम अगर ध्यान हो तो इसमें जो है स्पोरोफिल जो था वो कैसा प्रेजेंट था, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, अम्ब्रेला शेप्ड फ्लैट डिस्क थी, और अंदर की तरफ जो है स्पोरेंजिया उसमें नीचे वाले सरफेस पर डिस्क के डेवलप होता है। तो वो कर्वेशन, कर्व होने की वजह से स्पोरेंजिया अंदर की तरफ डेवलप होना। ठीक है, वो यहाँ पर इनकर्वेशन या रिकर्वेशन से एक्सप्लेन किया। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो, टीलोम जो एक्सेस होंगे, एंड्स होंगे, वो टीलोम कहलाते हैं, और जो बीच का हिस्सा होता है वो मेसोजोम कहलाता है। सेंटर में स्टील प्रेजेंट है, ये एक्सेस हैं सारे। तो सबसे पहला जो है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवरटॉपिंग हो रही है। ए जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग मतलब एक ब्रांच लंबी हो गई है और दूसरी ब्रांच छोटी रह गई है। ठीक है, और फिर बी है। बी में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है प्लेनेशन। प्लेनेशन को दिखाया गया है एक तरह से यहाँ पर। फिर आता है सी। सी जो है उसमें दिखाया गया है वेबिंग। जो दो टीलोम हैं वो आसपास के जो तीन चार टीलोम्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ देख सकते हो। इधर इधर तो सारे टीलोम फ्री हैं, और इधर ये आपस में फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, और फ्यूज होने की वजह से इस तरह से एक लीफ, फ्लैट लीफ बना है। जबकि यहाँ वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है बी वाला, इसमें क्या होगा, ये जो ब्रांचेस हैं अलग अलग, ये आपस में अलग अलग अपने आप फ्लैट हो जाएंगी, इनमें फ्यूजन नहीं होगा। टीलोम्स में यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता, सिंपल प्लेनेशन होती है, यानी फ्लैटनिंग होती है, जिससे सिंपल लीफ बनता है। लेकिन यहाँ पर टीलोम्स आपस में फ्यूज करते हैं और
फिर जो है लीव्स बनाते हैं, यूजुअली कंपाउंड लीव्स बनते हैं। फिर यहाँ पर है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ लेटरल अपेंडेजेस या टीलोम्स जो है वो रिड्यूस हो जाना, उनका नंबर रिड्यूस हो जाना, ब्रांचिंग कम हो जाना, जिसकी वजह से सिंपल हमारे पास एक ऐसा एक्सिस आ जाता है और वो एक्सिस निडल लाइक लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट स्टेप जो था वो क्या था, इनकर्वेशन। एक्सिस जो है वो फर्टाइल टीलोम जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बना है वो कर्व कर जाता है। कर्व करने की वजह से जो है एक तरह से स्पोरेंजिया की शेप जो है, पोजीशन जो है वो इनवर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी यहाँ पर टीलोम थ्योरी। जिमरमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टीलोम थ्योरी के थ्रू ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो इन टॉपिक्स के बारे में आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें नोट लिखना आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आते, 2-3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एपोस्पोरी के ऊपर नोट लिखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एपोस्पोरी, एपोगैमी, हेट्रोस्पोरी और टीलोम थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए टीलोम थ्योरी दी किसने थी और उन्होंने क्या 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 बताया था उस थ्योरी में, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। ऐसे ही हेट्रोस्पोरी में आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोस्पोरी होता क्या है, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है हेट्रोस्पोरी का। और स्लेजिनेला में हेट्रोस्पोरी तो है लेकिन सीड हैबिट नहीं है, ये चीज़ एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। एपोस्पोरी एंड एपोगैमी में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, किस किस में वो रिपोर्ट हुई है टेरिडोफाइट्स उनके बारे में, और एपोस्पोरी के बारे में कि वो पॉलीप्लॉइडी उसकी सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर आपको बतानी है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, ऑफ टेरिडोफाइट्स विच इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। एक तो है टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट प्लांट्स जो हैं वो एज अ फूड यूज़ होते हैं, जैसे स्टार्च है वो ऑब्टेन किया जाता है साइथिया से, एंजियोटेरिस से, ठीक है। ऐसे ही मार्सिलिया जो है उसका स्पोरोकार्प जो है वो यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर पेस्ट, उसको वो एडिबल होता है। साथ ही इसके अलावा काफ़ी सारे और टेरिडोफाइट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उनमें होती है। जैसे एस्प्लिनियम है वो जो है उसमें पोटेशियम की अमाउंट कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट इसका अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो वो है फाइबर, हैंडीक्राफ्ट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए इनका यूज़ करना। जैसे सॉफ्ट हेयरी जो अपेंडेजेस हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इससे ऑब्टेन होते हैं। और उसका एग्जांपल, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है सिस्टोडियम एंड सीबा, इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो यूज़ हो सकती हैं। साथ ही इक्विसिटम जो है वो यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, कुकिंग क्लीनिंग के लिए। कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं या डाइनिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इक्विसिटम के स्टेम्स जो हैं उनसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। साथ ही इक्विसिटम का जो सरफेस अगर ध्यान हो तो उस पर सिलिका डिपॉजिट प्रेजेंट होता है जो कि रफनेस प्रोवाइड करता है और एब्रेसिव होता है, ठीक है। फ्रिक्शन उसमें अच्छे से हुआ तो वो अच्छे से डर्ट को जो है रिमूव करने में हेल्प करता है, क्लीनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टेरिडोफाइट्स। गार्डन्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्लेजिनेला है और एडियंटम है, मेडन हेयर फर्न जिसको कहते हैं, साथ में लाइकोपोडियम है और इस तरह के काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं टेरिडोफाइट्स जो हैं वो टेरिस है और ड्रायोटेरिस है, बॉस्टन फर्न है, ये सब गार्डन से लैंडस्केपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं और एस्थेटिक वैल्यू होती है इनकी, ऑर्नामेंटल एक तरह से इनका यूज़ किया जाता है। और कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एज अ वीड भी ग्रो करते हैं, जो कि क्या करेंगे उनका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा,
डेंजरस हो सकते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए जो वहाँ पर नेचुरली ग्रो करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग होंगे, और साथ ही वाटर फ्लो को उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ये इसके लिए हार्मफुल होते हैं ये। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो कुछ टॉक्सिक्स भी रिलीज करते हैं, जो कि आसपास के एनिमल्स जो हैं उनके लिए डेंजरस, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके लिए डेंजरस हो सकता है अगर वो उनको कंज्यूम करेंगे। फिर आता है टेरिडोफाइट्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एजोला। और एजोला जो है वो एज अ फर्टिलाइजर जो है यूज़ किया जाता है। वो हैवी मेटल्स के लिए रेजिस्टेंट होता है, और आर्सेनिक, मर्करी, लेड, कॉपर के इस तरह की जो एलिमेंट्स है उनकी उनसे भी रेजिस्टेंट होता है। अगर वो कंटेंट सॉइल में ज़्यादा है तो फिर भी ये फर्टिलाइज़र एज अ फर्टिलाइज़र जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो है वो मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे स्टमक पेन है उसके लिए लाइकोपोडियम है, लाइगोडियम है, ये यूज़ होता है। फीवर और हेडेक्स के लिए स्लेजिनेला है, टेरिडियम है, ये यूज़ होता है। बॉयल्स और अल्सर या वुंड्स को ट्रीट करने के लिए ग्लेशनिया जो है ये यूज़ होता है। टेरिस होता है, ड्रायोटेरिस है, एंजियोटेरिस है, फ्रैक्चर्स में उसको यूज़ किया जाता है। साथ ही वुमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुएशन है, चाइल्ड बर्थ है, कॉन्ट्रासेप्शन है, उसके लिए टेरिस का यूज़ किया जाता है, और लाइगोडियम है वो भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है टेरिस वाइटेटा का। टेरिस वाइटेटा जो है चाइनीज़, इसको लेडर फर्न कहा जाता है कॉमनली। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है, वो है कि ये आर्सेनिक के लिए जो है रेजिस्टेंट होता है। तो वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज जो है खासकर वहाँ पर आर्सेनिक की जो है अमाउंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। आर्सेनिक हैवी मेटल है, टॉक्सिक हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने में, सॉइल को ट्रीट करने में, क्योंकि ये आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको अपटेक कर लेता है, और उसको अपटेक करने के बावजूद भी प्लांट की हेल्थ पर, टेरिस वाइटेटा की हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो फिर भी ग्रो करता है। तो इसलिए वो एक यूजफुल प्लांट है सॉइल से आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना। एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है कि टेरिस वाइटेटा का क्या एक तरह से सिग्निफिकेंस है, क्या यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है आर्सेनिक को। वो आर्सेनिक से पॉल्यूटेड सॉइल या वाटर, वाटर में तो नहीं, बेसिकली सॉइल में, उसको ये आर्सेनिक को उस सॉइल में से रिमूव करने में ये हेल्प करता है, क्लीन करने में हेल्प करता है सॉइल को। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है इसके बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। और यहाँ से आपका आज सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। और कोई भी अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो वो पूछ सकते। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।